स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। ढेर सारे लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि जब पहलगाम हमले का सरकार को जवाब देना चाहिए, जब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान को सरकार सबक सिखाएगी, सरकार ने उस समय अपने पिटारे से एक नया सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठाया। उन्होंने राहुल गांधी के सोशल जस्टिस के प्लान की यानी कि जातीय जनगणना की जो मांग पिछले 2 सालों से राहुल गांधी उठा रहे हैं, उस पे हमला करते हुए सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए और सरकार ने घोषणा की कि सरकार इस जनगणना में कास्ट को इंक्लूड करने जा रही है। अब ढेर सारे लोगों का जो आश्चर्य है, ढेर सारे लोगों का जो सवाल है कि सरकार ने इस टाइमिंग को क्यों चुना। तो क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें टाइमिंग पर संदेह है, या फिर टाइमिंग पे आपका सवाल है, या फिर सरकार के इंटेंट पे? तो इन दोनों सवालों को सुलझाते हैं, यानी कि सरकार की टाइमिंग, इस फैसले की टाइमिंग और सरकार का इंटेंट, वो दोनों अलग अलग कैसे है और किस तरह से सरकार के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट समय था, एक महत्वपूर्ण समय था ये फैसला लेने के लिए। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात कास्ट सेंसस की। सबसे पहले सुलझाते हैं टाइमिंग के सवाल को, क्योंकि ढेर सारे लोगों को लगता है कि क्या सरकार पाकिस्तान के खिलाफ उतना महत्वपूर्ण या उतना कड़ा कदम, जिस तरह की प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली में ये संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को धरती के आखिरी कोने तक वो जो आतंकवादी हैं उनका वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, और एक तरह से बियॉन्ड इमेजिनेशन भारत सरकार का रिस्पॉन्स होगा। लोगों को लगता है, या विपक्ष के ढेर सारे नेताओं को ये लगता है कि सरकार वैसा कोई महत्वपूर्ण यानी कि मिलिट्री जो एक्शन, उस तरह का कोई कड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं ले रही है, और इसलिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपोजिशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने इस टाइमिंग का इस्तेमाल किया है, कास्ट सेंसस का जुमला उछालकर, यानी कि हेडलाइन ग्रैब करके लोगों के माइंड स्पेस को कैप्चर करने के लिए, अपोजिशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार ने ये कास्ट सेंसस का सवाल उछाल दिया है। सवाल यह है कि इसमें कितनी गंभीरता है, ये तो आने वाले दिनों में दिखेगा कि किस तरह से भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेती है। लेकिन अगर आप मोदी सरकार को समझते हैं, जानते हैं, तो अगर पिछले दिनों में, पिछले सालों में मोदी सरकार के काम करने के तरीकों पर नजर डालें, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि जब भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री रात के 8 बजे टेलीविजन चैनल पे आए और उन्होंने कहा कि आज के रात के 12 बजे से सारे नोट जो हैं बेकार हो जाएंगे। तो किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि भारत सरकार ने ये अचानक क्यों फैसला लिया, नोटबंदी का फैसला। भारत सरकार ने कहा कि इस फैसले के पीछे की जो वजह है वो गरीबों को लाभ पहुंचाना है। जिस तरह से ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, इंडियन इकोनॉमी में ब्लैक मनी का प्रभुत्व स्टैब्लिश हो चुका है, उस ब्लैक मनी को खत्म करना है। हालांकि ये बाद के दिनों में इस्टैब्लिश हो गया कि वो सारे नोट जो थे एक तरह से भारत वापस आ गए, और उस तरह से जो जिस ब्लैक मनी के खत्म करने के इंटेंशन से सरकार ने ये कदम उठाया था, वो सरकार का असली इंटेंशन नहीं था। सरकार का असली इंटेंशन कुछ और था, जो कि ढेर सारे विश्लेषक ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव में एक तरह से सरकार, जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनको एक तरह से नेस्तनाबूद करना चाहती थी। और उनका चूंकि किसी भी चुनाव में ढेर सारे पैसे लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, और चुनाव जो होता है वो पैसे से लड़ा जाता है, उनके पैसे के का जो जखीरा था उस पर एक तरह से सरकार की नज़र थी, और एक तरह से नोटबंदी के जरिए सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक उन पार्टियों के रिसोर्सेज पे किया था। अगर उसी तरह से आप देखें कि सरकार ने अपने कई बार अपने जो इंटेंशन है और जो सरकार ने एक्शन लिए हैं और उसके पीछे की जो वजह हैं वो कई बार डिफरेंट होती है। सरकार ने इस मोमेंट का चुनाव इसलिए भी किया कि न केवल वो विपक्ष को, अपोजिशन को डिस्ट्रैक्ट कर सके, उनके माइंड स्पेस को अपने जाल में उलझा सके, और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर पिछले 2 सालों से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स, जातीय जनगणना की मांग उठा रहे हैं, उनको एक तरह से उनकी प्लेट से निवाला छीन लेने के जैसा सरकार का ये एक्शन था। अब दूसरा, टाइमिंग के अलावा जो दूसरा असली मुद्दा जो है वो इंटेंट का है कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। टाइमिंग कोई भी हो सकती थी, हो सकता था कि सरकार 1 महीने के बाद ये फैसला लेती, हो सकता था कि ये जून जुलाई में सरकार फैसला लेती, लेकिन सरकार के जो रणनीतिकार हैं, जो स्ट्रैटेजी मेकर हैं, वो लगातार कंसर्न थे और ये फैसला
होना ही था, क्योंकि पिछले साल भी जब अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, तो अमित शाह ने ये कहा था कि सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया है कि सेंसस में कास्ट को इंक्लूड करेगी या नहीं करेगी, लेकिन इस पर चिंतन जारी है। यानी कि सरकार ने ये मना नहीं किया था कि वो कास्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। असली सवाल यह है कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। अगर आप देखें 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पर, और खास करके 2014 में नरेंद्र मोदी के दिल्ली पदार्पण पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुने गए तो बीजेपी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो ओबीसी कास्ट का मोबिलाइजेशन बीजेपी के लिए। ओबीसी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी और जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है ब्राह्मण बनिया, इन सब ने मिलकर बीजेपी के पक्ष में गोलबंदी की, वोट दिया, और जिसकी वजह से उस मैसिव मैंडेट बीजेपी हासिल करने में कामयाब रही और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहली बार 2014 में पहुंचे। बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एक रेनबो कोलिशन बनाया, जिसमें कि ओबीसी की नॉन डोमिनेंट जो कास्ट हैं, जो छोटी जातियां हैं, उसी तरह से दलित और आदिवासी जातियां हैं, और जो बीजेपी का ट्रेडिशनल अगड़ी जातियों का वर्ग समूह है, वो बीजेपी को लगातार वोट करता रहा है। उन सब ने मिलकर बीजेपी को उस प्रचंड जनादेश तक पहुंचाया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार दिल्ली में पदार्पण हुआ। उसके बाद से लगातार बीजेपी 2014, 2019 में सत्ता के उस मुकाम तक प्रचंड जनादेश के साथ बनी रही, क्योंकि ओबीसी की बड़ी जातियां जो थी, छोटी जातियां थी, उन सब ने बीजेपी को सपोर्ट किया। 2024 में क्या हुआ? 2024 में बीजेपी 303 सीट से घटकर 240 पे आ गई। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे जो बड़े राज्य हैं, वहां पर इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने, इन सब ने जो एक कैंपेन चलाया कि संविधान खतरे में है और बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि बीजेपी आकर संविधान बदल देगी। संविधान का सबसे बड़ा फायदा जो है, जो गरीब और जो पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें रिजर्वेशन मिलता है, और उन जातियों को ये लगा, उन्हें डर लगा कि ये इस बात में दम है कि बीजेपी को 400 सीटें क्यों चाहिए, सरकार तो 272 सीटों पर बन जाती है। तो इसलिए उन पिछड़ी जातियों ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में मतदान किया, और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो बीजेपी का डोमिनेंस था, 62 सीटें थी लोकसभा की, वो घट के 33 सीटों पर बीजेपी आ गई। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गेन हुआ। समाजवादी पार्टी एक तरह से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार थी, और वो जो पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीटें मिली थी, वो घटकर आधी पे आ गई, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ने वहाँ पे बहुत बड़ी बढ़त बनाई। उसी तरह से राजस्थान में, महाराष्ट्र में ये जो पिछड़ी जातियां थी, उन लोगों ने इंडिया अलायंस का सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से बीजेपी का ग्राफ वहाँ पे कमजोर हुआ। अगर सिर्फ 2 राज्यों में देखें कि किस तरह से ओबीसी में फ्रैगमेंटेशन हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में, बिहार में कुर्मी और जो कोयरी जाति है, जो कि एक तरह से नीतीश कुमार को वोट करती है, बीजेपी को वोट करती है, वहां पर 12% का डिक्लाइन था लोकसभा चुनाव में बीजेपी के और एनडीए के वोट शेयर में। उसी तरह से जो अदर ओबीसी जातियां हैं, उसमें 24% का डिक्लाइन था, जो बीजेपी को 2019 में मिला था वोट, और 2024 के वोट के अगर उनको तुलना कर लें तो उसमें अदर ओबीसी जो जातियां थी, उसमें 24% का डिक्लाइन था। इंडिया अलायंस 9% का गेन बिहार में की इन ओबीसी जातियों में। उसी तरह से यूपी में अगर देखें कि कुर्मी और कोयरी, 19% का डिक्लाइन था बीजेपी के 2019 और 2024 के परफॉर्मेंस में। अदर ओबीसी जो जातियां थी, वहां पे भी 13% का झटका बीजेपी को लगा उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें कम हो गई। अब सवाल है कि बीजेपी ये समझ रही थी बात कि जो अब तक उन्होंने कास्ट सेंसस को एक तरह से पिछले बैक बर्नर में डाला हुआ था, राहुल गांधी के तमाम प्रेशर डालने के बाद भी प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा कि उनके लिए सिर्फ 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं, जिसमें महिलाएं, युवा, किसान, गरीब इंपॉर्टेंट है, और ये जो विपक्षी दल जातियों को बांटने की जो साजिश कर रहे हैं, उसका प्रधानमंत्री ने लगातार सार्वजनिक मंच से विरोध किया। लेकिन जब बीजेपी को रियलाइज हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में कि असली जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इतिहास के इस मुकाम पे, इस मौके पर उन्हें कहीं ना कहीं ओबीसी का जो कैटेगराइजेशन है, ओबीसी का जो जातीय जनगणना है, वो कहीं ना कहीं उस सवाल को एड्रेस करना पड़ेगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो था उस कास्ट सेंसस के मुद्दे पर तैयार हो गया। क्योंकि जिस तरह से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में, जिस तरह से कांग्रेस या फिर मंडल आंदोलन से निकली पार्टियां जिस तरह से बीजेपी के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रही थी कि आपको कास्ट सेंसस कराना चाहिए और ये जानना चाहिए
कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है और उस जनसंख्या के आधार पर अगर आरक्षण की जो लिमिट इस समय 50% है उसको भी ब्रीच करना पड़े तो सरकार को ब्रीच करना चाहिए। और ये दबाव जो था वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में काम कर गया और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। तो बीजेपी जो वो नुकसान है, जो सेटबैक है, उसकी भरपाई के लिए तैयार हुई है कास्ट सेंसस को कराने के लिए। अब जो आगे का रास्ता है, वो आगे की पॉलिटिक्स किस तरह से इवॉल्व होगी, आगे की पॉलिटिक्स इस तरह से इवॉल्व होगी क्योंकि ये मंडल पार्ट 2 की शुरुआत है। जब जनगणना में हर जाति का आंकड़ा निकल कर सामने आएगा कि ओबीसी की कौन सी जाति, जैसे बिहार और यूपी के राज्य में आप उदाहरण के तौर पर समझे कि यादव अगर डोमिनेंट ओबीसी जाति है बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं जिनको यादवों का वोट मिलता है वो डोमिनेंट पार्टी है। लेकिन ओबीसी में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि जिनकी जनसंख्या अच्छी खासी है लेकिन रिजर्वेशन का ज़्यादातर फायदा यादव उठा कर ले जाते हैं और जो छोटी जातियां हैं उनको उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। तो जब जनसंख्या की बात उन जातियों की संख्या पता चलेगी उसके हिसाब से रिजर्वेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की मांग उठेगी और फिर जो 50% का जो ब्रैकेट है, जो लिमिट है, वो ब्रीच करने की मांग उठेगी और उसको फिर सरकार को ये उस 50% की जो लिमिट है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन जातियों को जिनका समाज में एक तरह से इन्फ्लुएंस कम है, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनका इमर्जेंस होगा, उनका डोमिनेंस होगा और एक नई तरह की पॉलिटिक्स का उभार होगा। उसमें हो सकता है कि कुछ जो इस समय राजनीतिक दल है उनका नुकसान हो सकता है, कुछ का फायदा हो सकता है और बीजेपी को भी अपनी पॉलिटिक्स फिर से रीशेप करनी पड़ेगी, मंडल पार्टियों को अपनी पॉलिटिक्स फिर से रीशेप करनी पड़ेगी। लेकिन फिर फिलहाल ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है या फिर कांग्रेस का जो मेन इलेक्टोरल प्लान था उसको बीजेपी ने छीन लिया है और बीजेपी आने वाले दिनों में कहेगी कि देखिए 90 साल के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ, उस काम को सबसे पहले बीजेपी की सरकार पूरा कर रही है। 1931 के बाद जो कोई भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ, 1941 में हुआ था लेकिन उसकी रिपोर्ट जारी नहीं की गई और 2011 में जो हुआ था वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे था। लेकिन कास्ट सर्वे कराने का, सेंसस कराने का जो काम है वो पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। तो इस दावे को बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले ले जाएगी और फिर आने वाले दिनों में जब सेंसस के नतीजे आएंगे उसके बाद यूपी का चुनाव होगा और अलग अलग राज्यों के चुनाव होंगे और उसके बाद मंडल 2 की पॉलिटिक्स का फिर से इमर्जेंस होगा, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग उठेगी और नए तरह की पॉलिटिक्स का उभार होगा। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।